गीता ज्ञान अमृतम। गीता ज्ञान अमृतम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण से जुड़े संगठनों की बैठक। कहा 22 तारीख से ट्रैक्टर पर 23 से 63,000 रुपए तक दाम होंगे कम। ड्रोन कृषि को लगे पंख, नए जीएसटी सुधारों से ड्रोन उद्योग को मिलेगा फायदा। कृषि, खनन, लॉजिस्टिक्स और रक्षा में ड्रोन के उपयोग का होगा विस्तार। रक्षा और सुरक्षा के साथ आपदा राहत और बचाव अभियानों में मिलेगा फायदा। मत्स्य पालन विभाग ने भारत में ब्लू पोर्ट अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर किए हस्ताक्षर। ब्लू पोर्ट की नींव, मछली पकड़ने के बंदरगाहों में मूल्य सृजन विषय पर वेबिनार का हुआ आयोजन। समाचार अब विस्तार से। कृषि मशीनरी पर जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रीकरण से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प किसानों की आमदनी को बढ़ाना और उत्पादन लागत को कम करना है। उन्होंने कहा कि नए जीएसटी स्लैब से बड़े और छोटे सभी ट्रैक्टर्स पर 23,000 से 63,000 रुपये तक कम हो जाएंगे। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है। और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है। ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। वहीं जीएसटी की नई दरें स्लैब से कृषि के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर असर दिखाई देगा। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 35 एचपी के ट्रैक्टर पर 41,000 रुपये की बचत होगी। वहीं 75 एचपी के ट्रैक्टर पर 63,000 रुपये की बचत होगी। ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 एचपी का जो ट्रैक्टर है 35 एचपी, उस पर 41,000 रुपये कम होंगे, 41,000। और 75 एचपी 75 एचपी के ट्रैक्टर पर 63,000 मतलब 63,000 रुपया कम होगा। और जो छोटे ट्रैक्टर है, मतलब जो बागवानी के काम आते हैं, बीच में चलाते हैं छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई बाकी सब के, उस पर भी लगभग 23,000 रुपया कम होगा। ऐसे ही अलग अलग धान के रोपण का यंत्र है, जैसे उस पर 15,400 रुपया कम होंगे। वैसे ही अनेकों मशीनें हैं, जैसे 14 फीट कटर बार वाला जो हार्वेस्टर है, उस पर सीधे 1,87,500 रुपया कम होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सिर्फ परंपरा से ही नहीं जोड़ा बल्कि तकनीक से भी जोड़ा है। ड्रोन से लेकर डाटा तक, एग्रीटेक से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं है, स्मार्ट काम बनती जा रही है और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल समावेशन और मशीनीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत हुई। अब किसान मोबाइल ऐप के जरिए मौसम की जानकारियां, मंडियों के भाव और फसल बीमा तक की जानकारी घर बैठे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एग्रीटेक विजन सिर्फ खेती को डिजिटल बनाना नहीं बल्कि किसानों को सशक्त बनाना है। इस पहल ने डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाया है। अब किसान मोबाइल ऐप के जरिए मौसम की जानकारी, फसल के दाम और बीज की क्वालिटी तो जान ही रहे हैं, ड्रोन से खेतों में स्प्रे और डिजिटल मैपिंग भी हो रही है। स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस से खेती के तौर तरीकों में बदलाव कर विकास और सफलता की नई कहानी लिखी जा रही है। 2014 के बाद से तकनीकी के उपयोग पर बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस भी हो रहा है और उसी तरह से आप कृषि में भी तकनीक का प्रयोग से किसानों की जो फसल उगाने की, पौधे उगाने की और अन्य जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। 2016 में डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत से कृषि उपज विपणन समितियों APMC मंडियों का एकीकरण सुगम हुआ है और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO खरीदारों और व्यवसायियों को बहुआयामी लाभ हुए हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों की संख्या 2016 में 250 से बढ़कर 2025 में 1500 से ज्यादा हो गई है। इस प्लेटफॉर्म पर 1.8 करोड़ से ज्यादा किसानों और 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है, जिससे पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान सुविधा के जरिए किसानों के लिए बाजार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। सरकार ने किसान डेटाबेस बनाया है, जिसमें 8 करोड़ से अधिक किसानों की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की गई है, जिससे सब्सिडी और योजनाएं सीधे किसानों तक पहुंच रही हैं। खेती में आधुनिक तकनीक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन नीति को बढ़ावा दिया। अब किसान ड्रोन की मदद से कीटनाशक और खाद का छिड़काव आसान और सुरक्षित हुआ है। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और IoT जैसे तकनीकों को भी खेती में लाया जा रहा है। कई स्टार्टअप्स और एग्रीटेक कंपनियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और फंडिंग दी गई है। प्रधानमंत्री के मंशा के अनुरूप खेती किसानी में ड्रोन तकनीक को किफायती बनाया जा रहा है। वित्तीय सहायता के साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना से हमें बड़ी सहायता मिली है। अब हम अपना जीवन अच्छे से चला पा रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास एवं सम्मान भी बढ़ा है। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ मिला और सम्मान भी मिल रहा है। आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हैं, आत्मविश्वास बढ़ा है और लोगों का मदद भी कर रही हूँ। एग्रीटेक सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक क्रांति है। भारत के खेतों से लेकर वैश्विक बाजार तक देश का अन्नदाता अब स्मार्ट किसान बन रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच ही है, जिससे एग्रीटेक के माध्यम से भारत की कृषि अब सपनों को हकीकत में बदल रही है। मत्स्य पालन विभाग ने भारत में ब्लू पोर्ट अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम TCP समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुरूप मत्स्य पालन विभाग ने क्षमता निर्माण और वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए 3 वेबिनार और भौतिक कार्यशालाओं की श्रृंखला के हिस्से के रूप में FAO के TCP कार्यक्रम के तहत पहला वेबिनार आयोजित किया। DOF के सचिव डॉक्टर अभिलेख लिखी ने ब्लू पोर्ट की नींव, मछली पकड़ने के बंदरगाहों में मूल्य सृजन विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार में भारत में FAO प्रतिनिधि ताकायुकी हागिवारा ने भी भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने इस बात पर जोर दिया कि मछली पकड़ने के बंदरगाह केवल भौतिक अवसंरचनाएं ही नहीं है, बल्कि आर्थिक समृद्धि, पारिस्थितिक स्थिरता और सामाजिक समावेश के कार्यनीतिक प्रवेश द्वार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य पालन प्रणालियों के विकास के सरकार के विजन को दोहराया। 5G कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
स्वचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत तकनीकों के एकीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने मछली पकड़ने के बंदरगाहों पर दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। ड्रोन कृषि, रक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन के साधन के तौर पर उभरा है। भारत सरकार इसकी संभावनाओं को पहचानते हुए राष्ट्रीय विकास की रणनीतियों में ड्रोन प्रौद्योगिकी को शामिल करने के प्रयासों को तेज कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी पहलों का उद्देश्य कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान कर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। इसके अलावा भारत सरकार नेशनल टेस्ट हाउस के जरिए किफायती प्रमाणन सेवाएं मुहैया कराते हुए स्वदेशी ड्रोन उद्योग के विकास में मदद कर मेक इन इंडिया की पहल को समर्थन दे रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जीएसटी परिषद की 3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं बैठक में मानव रहित ड्रोन पर जीएसटी की दर को 18 और 28% से घटाते हुए एक समान 5% कर दिया गया। इस जीएसटी सुधार से विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के व्यापक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की पहलकदमियों को भी मजबूती मिलेगी। एक समान जीएसटी से वर्गीकरण के विवाद खत्म होंगे और इस उभरते उद्योग में निवेश योग्य माहौल पैदा होगा। कभी पढ़ लिख कर अफसर बनने का सपना और आज खेती से करोड़ों की आय, ये कहानी है समस्तीपुर के उस युवा किसान की जिसने खेती कर अपनी उम्मीदों को नया आसमान दिया। आइए आपको समस्तीपुर के सुधांशु कुमार की कहानी सुनाते हैं, जिनकी खेती का हर कोई मुरीद बन बैठा है। कृषि में अनुसंधान करने वाले भी उनके यहाँ डेरा डालने पहुँच जाते हैं। समस्तीपुर के नया नगर से देखते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक की यह खास रिपोर्ट। किसान अगर ठान ले तो खेत सिर्फ अन्न ही नहीं करोड़ों की आय भी दे सकते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल है समस्तीपुर के सुधांशु कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हंसराज सुधांशु कुमार पहले अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। 2 बार प्रीलिम्स तो पास किया, लेकिन मेंस में सफलता नहीं मिली। इसके बाद सुधांशु ने अपनी राह बदली और कृषि क्षेत्र में कदम रखा। आज वे कुल 150 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिनमें से 125 एकड़ सिर्फ फलों के लिए समर्पित है। उनकी सालाना आय लगभग 3 करोड़ रुपए है और उनका लक्ष्य अगले 3 साल में 5 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का है। हर एक माता पिता का ये ख्वाहिश होता है कि उसका बच्चा आईएएस बने, तो उसी रोड पर हम भी थे। प्रीलिम्स दिए, फर्स्ट टाइम मेंस में नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम प्रीलिम्स दिए। फिर हमको अचानक लगने लगा कि ये रैट रेस में कुछ नहीं होने वाला है। तो हमेशा गांव से लगाव था, तो हम लोग को हम शुरू से ही लगता था कि नहीं गांव जाके ही काम करेंगे। बहुत अच्छा लगता था गांव में। ऐसा भी नहीं था कि गांव आके हमको खेती ही करना था, ये भी दिमाग में नहीं था। हम पहली बार अगर कॉलेज के बाद आए तो एक बहुत बड़ा मॉडर्न डेयरी प्रोजेक्ट लेके आए थे। सुधांशु कुमार ने बागों में आम, लीची, केला, मौसमी, अमरूद, नींबू जैसे पारंपरिक फल तो हैं ही, साथ ही वे स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी आधुनिक और महंगी फसलों की भी खेती कर रहे हैं, जिनकी देश और विदेश में भारी मांग है। ड्रैगन फ्रूट की खेती मुश्किल और खर्चीली मानी जाती है, लेकिन सुधांशु ने अपनी लगन और तकनीक से इसे भी संभव कर दिखाया। सुधांशु ने किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण मंडियों के बिचौलियों को बताया। सरकार बात करती है दुगनी इनकम करने की, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर सही प्रोडक्ट आप चुन लिए, दुगनी क्या हमको लगता है 6 गुनी 7 गुनी या कोई प्रोडक्ट में 10 गुनी आमदनी हो सकती है। और ये सच्चाई है एग्रीकल्चर का, लेकिन फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा। और हम ये समझ सकते हैं सबके लिए इन्वेस्ट करना संभव नहीं है, तो हम लोग ज़्यादातर किसान को अगर बोलते हैं लीक से हट के खेती करना, क्योंकि मेरा मानना है कि गेहूँ, मक्का या धान करने से आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे। तो नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल विल बी बनाना, जो आसान है, हमारे इस पर्यावरण में सूट भी करेगा। लोग जिंदगी भर देखते आए हैं बनाना को, और बनाना है जो आपको लगभग, अगर आप अच्छे किसान हैं, अभी हम मात्र 12-13 रुपया किलो पर अगर जोड़ें तो लगभग 2.5 लाख रुपये आपको मिल। अपनी खेती से सुधांशु को रोजगार दाता भी बना दिया है। सुधांशु 20 लोगों को स्थायी नौकरी देते हैं और सालाना करीब 20 लाख रुपए सिर्फ वेतन पर खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, सुधांशु आसपास के किसानों को भी व्यावसायिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग स्टाफ 40-50 गो है जो महीनबारी पर है, ठीक है।
उसके बाद लेबर का ज़रूरी पड़ता है तो दूसरे जगह से भी आता है लेबर, 40-50 करके आता है। ऐसे मतलब लेबर का ज़रूरी पड़बे करता है किसानी लाइन। यहाँ पर अगर 10-15 हज़ार का अगर इन लोग को अगर महीना का मिलता है तो बहुत खुश रहेगा। झूठ मूठ दिल्ली बम्बई में अगर 20,000 देता है तो उन लोग को बचता वहाँ नहीं पैसा है। सुधांशु सिंह 25 एकड़ में G9 केले की खेती कर रहे हैं। यह किस्म अपने बड़े उत्पादन और मजबूती के कारण बाजार में बहुत लोकप्रिय है। यह खराब मौसम में भी फलने फूलने की क्षमता रखती है और रोग प्रतिरोधी भी है। खेती किसानी को लेकर सुधांशु कुमार ने जो नई राह दिखाई है वह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके और देश भर के किसानों के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर सोच बड़ी हो और मेहनत सच्ची हो तो खेती भी करोड़ों की आय और हजारों के लिए रोजगार का जरिया बन सकती है। समस्तीपुर के नया नगर से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 में देश भर के 31 राज्यों के ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की 400 से अधिक महिलाओं ने अपने उत्पादों के लिए 200 से अधिक रंग बिरंगे स्टॉल लगाए हैं। मेले में असम से आई लखपति दीदी मंदिरा से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। सरस आजीविका मेला 2025 एक लखपति दीदी मंदिरा मोरन जो असम सेल्फ हेल्प ग्रुप है सृष्टि उससे हैं। मैं हैंडलूम से जुड़े हुए हूँ। पिछले 2021 से मैं जुड़े हुए हूँ यहाँ। तो इस लूम पे मैं यही सोचा, मैं पहले काम किया करती थी आपका प्राइवेट सेक्टर्स में काम किया करती थी, तब मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जॉब सेटिस्फेक्शन इतना नहीं मिला था, क्योंकि मैं हमेशा से एक ऐसा बिज़नेस कुछ ऐसे स्टार्ट करूं ताकि मेरा खुद का भी घर चल जाए, या फिर मेरा जो जितना मेरे साथ SHG मेंबर्स जुड़े हुए हैं और या फिर मेरे गांव वाले जो है विलेजर्स जो लेडीज़ वगैरह जो है उनको भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं। जब से आप इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में आई हैं तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद मेरा तो आप कहें जो मतलब मेरा लाइफ ही जैसा चेंज हो गया, क्योंकि मैं जो हम लोग का 12 मेंबर्स हुआ अभी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है, हम लोग फिनेंशियली हम इतना स्ट्रांग नहीं होते थे पहले। तो ये काम जब मैं करने गई तब क्या हुआ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो मैं क्या की, तो हमारे जो VOs वगैरह रहता है, VOs या फिर सेल्फ हेल्प CLF है, SHG के मेंबर्स को हम लोग उसके मतलब मेंबर्स भी है, तो मुझे पहले वहाँ से भी पैसा VO से भी लिया गया, तो और CLF से भी लिया गया। उसके बाद जो बैंक से हम लोग को SHG मेंबर्स को लोन दिया जाता है उससे भी मैंने लोन ली, उससे मैं मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट की। तो मैं एक बात में कहूँ तो ये SHG मेरा एक बहुत बड़ा अनुदान है मेरे जीवन पे। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती हैं? सर हम लोग जो कॉटन पे बनाते हैं और एरी सिल्क में बनाते हैं, तसर सिल्क या मुगा सिल्क पे बनाते हैं। सब में हम लोग साड़ीज़, मेखला चादर्स, कुशन कवर्स, कर्टेन्स, इस तरह का जो होम फर्निशिंग्स होता है सब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। और ऐसे अटायर्स जो होता है हम लोग का ट्रेडिशनल या फिर वेस्टर्न का जो ड्रेस मटेरियल्स होता है वो सब भी बनाते हैं हम लोग। अच्छा, आप असम से आई हैं, असम की स्पेशलिटी क्या है? असम की स्पेशलिटी बोले तो हम लोग का जो ये एरी सिल्क है, जो जिसको हम अहिंसा सिल्क भी बोला जाता है, और उसके लिए हम लोग का GI टैग भी है। और जो मुगा सिल्क है वो तो आप लोग को पता ही है, वो ग्लोबली अभी बहुत पहचान मिल चुका है, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं काफ़ी। सरकार का लक्ष्य है कि जो लखपति दीदियाँ हैं उनकी संख्या देश में बढ़े, तो आप दूसरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? पहले तो लेडी जो महिलाएं हैं वो लोग तो घर पे रह के काम बन करके मतलब घर चलाती थी। अभी ज़माना बदल गया, अभी हम लोग को भी काम करना है, सब खुद को एक आइडेंटिटी बनाना है। घर के मतलब जो ये है खर्चा वगैरह पे हम लोग को भी थोड़ा बहुत हेल्प करके सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। इसलिए मैं यही कहूँगी नॉट ओनली हैंडलूम प्रोडक्ट्स, और दूसरा सबको ये मतलब जो जैसे हो सके, जिस काम पे काबिलियत है उसके हिसाब से सबको कोई ना कोई काम करना चाहिए। ये थी असम से आई हुई लखपति दीदी मंदिरा, जो बता रही थी कि और जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं शमीम अख्तर, किसान समाचार, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी भाव।
भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से ओल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटाल किस्मों की खेती होती है। यह देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में मूंगफली की कुल पैदावार 118,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 101.80 लाख टन। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 17 सितंबर को गुजरात की हलबद मंडी में मूंगफली की कीमत थी 5,500 रुपए। 18 सितंबर को इसके सौदों में 125 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव हो गया 5,625 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 17 सितंबर को मूंगफली 5,250 रुपए पर बिकी। 18 सितंबर को इसकी कीमत में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 5,200 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की राजधानी मंडी में इस दौरान मूंगफली की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 सितंबर को मूंगफली का भाव 7,000 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में मूंगफली का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 18 सितंबर को इसका भाव 6,050 रुपए से 50 रुपए टूटकर 6,000 रुपए पर आ गया। वहीं इसके निर्यात को देखें तो एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 860 मिलियन डॉलर है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान धान और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मध्य महाराष्ट्र में किसान उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं पुणे और जलगांव के किसान अरहर, सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। मराठवाड़ा में किसान उड़द और सीताफल की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ के किसान कपास, अरहर और ज्वार के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ के किसान अरहर, कपास, सोयाबीन, ज्वार और मक्का के खेतों में पानी जमा न होने दें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में इस मौसम में सुपारी के नए पौधे लगाए जा सकते हैं। कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में किसान अदरक के खेतों में पानी जमा न होने दें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी इलाकों के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में किसान धान और सब्जियों को जल भराव से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर और मिर्च को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। तेलंगाना में किसान धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें ताकि फसलें सुरक्षित रहें। तमिलनाडु में इस मौसम में सांबा धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली और बाजरा की पकी फसलों की खुदाई और कटाई का काम भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों पर कहा कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारतीय सेना अपने प्रमुख सैन्य केंद्रों में ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों को तेजी से शामिल कर रही है। इसी क्रम में भारतीय सेना अपने 19 प्रमुख संस्थानों में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने बीती रात राजधानी दिल्ली और हरियाणा के करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मानसून के दौरान बंद रही चारधाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवाएं एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं, जिससे नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आगरा के सहाय गांव से। ये गांव किस तरह से सम्मान निधि से सम्मानित हो रहा है। जो भारत सरकार के 10,000 एफपीओ चल रहे हैं, उनमें से हमारा एफपीओ चयनित किया है, उसमें 18 लाख फंड आएगा। पशुओं के लिए जो जरूरी चीजें होती है, क्या क्या रख रखाव रखना चाहिए? चारे का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। जो महिलाएं समूह में नहीं भी जुड़ी हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई सीखकर अपने स्वयं के रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए पीएम किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 22 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप जानते हैं BSF यानी ब्लैक शोल्जर फ्लाई का इस्तेमाल हमारी खेती में कितना लाभकारी है? मैं तो इंसेक्ट फार्म का फाउंडर हूँ। हम ब्लैक शोल्जर फ्लाई लार्वे यूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। साथ ही BSF यूज़ करके एनिमल फीड एज वेल एज पोल्ट्री फीड कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपका घर पर ही तो प्रोसेस कर सकती है आप। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। क्या आप जानते हैं BSF यानी ब्लैक शोल्जर फ्लाई का इस्तेमाल हमारी खेती में कितना लाभकारी है? मैं तो इंसेक्ट फार्म का फाउंडर हूँ। हम ब्लैक शोल्जर फ्लाई लार्वे यूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। साथ ही BSF यूज़ करके एनिमल फीड एज वेल एज पोल्ट्री फीड कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपका घर पर ही तो प्रोसेस कर सकती है आप। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।